बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़मीन हुमा। अक्सर हम ये सुनते हैं कि मुझे बायोलॉजी पसंद है, मुझे केमिस्ट्री पसंद है, मुझे जो है आर्ट्स पढ़ने का बड़ा शौक है, या फिर मैं अकाउंटिंग का बड़ा दिलदादा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे जो है इकनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती है। इस तरह की मुख्तलिफ बातें हम सुन रहे होते हैं मुख्तलिफ एज ग्रुप में। और कोई कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं MBA करना चाहता हूँ, फौज में जाना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। सो मेनी थिंग्स हम इस तरह की बातें सुन रहे होते हैं अक्सर। कभी हम स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनसे सुन रहे होते हैं, कभी हम यूनिवर्सिटी के बच्चों से, कभी हम कॉलेजेस के बच्चों से। लेकिन असल बात ये होती है कि आपको पसंद क्या है और उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है और आपको प्रोफेशन कौन सा इख्तियार करना चाहिए। अचानक पता चलता है कि जी हमारे ऑफिस में डाउन साइजिंग हुई और जी मेरी नौकरी चली गई। अब आप घर नहीं बैठना चाहते, आप बिल्कुल फिट हैं, या आप जो है वो रिटायर हो गए हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना टाइम किस तरह से जो है वो स्पेंड करें, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती कि आखिर करें तो क्या करें। अब इस प्रोफेशन में तो मुझे जॉब मिल नहीं रहा है, अगली कौन सी ऐसी चीज हो, कौन सा ऐसा काम हो जो मैं करूं जिससे कि मुझे आसानी हो अपने आप को बिजी रखने में, थोड़ा फाइनेंस इकट्ठा करने में, यानी कि फाइनेंशियली अपने आप को साउंड रखने में। अब होता यह है कि हम ये जब सारी बातें हमारे इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, जिससे हम सफ़र कर रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द के हमारे जो जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हमें लगाव होता है, उन लोगों के इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें सूरत हाल घूम रही होती है, तो फिर हम सोचते हैं कि आखिर करना क्या चाहिए। ऐसे मौक़ों पे सिर्फ एक ही चीज़ सामने आती है कि ऐसा कोई शख्स हो, ऐसा कोई इदारा जो हमें गाइड कर सके, जो हमें बता सके कि आखिर हमें किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, या अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि जी मैं रिटायर्ड हो गई हूँ, अब मुझे करना क्या चाहिए। तो इस सूरत हाल से मुझे निकालने के लिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए और किस तरह से मुझे अपने आप को साउंड रखना चाहिए फाइनेंशियली, तो कोई शख्स या इदारा हमें हेल्प आउट करे। तो हमारा आज का जो प्रोग्राम का मौजू है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है करियर काउंसलिंग, यानी कि हमारी ज़िंदगी में करियर काउंसलिंग की क्या अहमियत है और कितना इम्पॉर्टेंट है ये करियर काउंसलिंग हमारे लिए। तो ये जो अहम सवाल है वो आप देख रहे होंगे, आपके मॉनिटर्स पे आ रहा होगा, यानी कि आपके टेलीविज़न की स्क्रीन पे आ रहा होगा कि हमारी ज़िंदगी में करियर काउंसलिंग की क्या अहमियत है। और आज हम इसी इंटरेस्टिंग मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, यानी कि करियर काउंसलिंग पे, करियर गाइडेंस पे। और आप अगर कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल कीजिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हमारा नंबर ऑन एंड ऑफ हम डिस्प्ले करते रहेंगे, आप देखते रहिए प्रोग्राम और फिर आप फोन कॉल कीजिए और फिर हमसे मशवरा कीजिए कि आपको करना क्या चाहिए। चाहे आप स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, यूनिवर्सिटी गोइंग हो, या फिर आप किसी ऑलरेडी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, आप रिटायर हो गए हो, या आप हाउस वाइफ हो, या कोई भी आप स्टेज पे खड़े हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रही हो, तो आपको अवेयरनेस देने के लिए, आपको बताने के लिए, आपकी उलझनों को सुलझन देने के लिए हमने आज अपने स्टूडियोज में जिस मेहमान शख्सियत को इनवाइट किया है, वो गर्चे हैं एज में इतने ज़्यादा बड़े नहीं, लेकिन उनका तजुर्बा काफ़ी बड़ा है। और कहते हैं ना, जब तजुर्बा बड़ा होता है तो फिर लोग कितने मुस्तफीद होते हैं। तो एजाज भट्ट साहब हैं हमारे साथ, जो कि एकेडमिक हमारे गाइडेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा नाम रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने कहा कि गर्चे उम्र इतनी बड़ी नहीं लेकिन तजुर्बा काफी वसी है। मेरे ख्याल में मर्दों को तो उसमें बुरा लगने वाली बात ही नहीं है। आपने पहले इस तरह से स्टार्ट कर दिया कि उम्र में थोड़ी सी तस्हीह कर दूं। एजाज बेग नाम है मेरा। मैं बेसिकली एकेडमिक कंसल्टेंट हूँ और जो प्रोग्राम आपने रखा है इसकी अहमियत वाकई बहुत ज़्यादा है और मुझे बेहद खुशी है कि वक्त चैनल ने जो है इसके लिए भी एक ऐसी स्लॉट रखी है कि हम अपने तालिब इल्मों के लिए और बच्चों के लिए जो है कुछ वक्त निकालें और उनको बता सकें कि करियर प्लानिंग होती क्या असल में। मेरे ख्याल में अगर मैं इसको इस तरह से शुरू कर सकूं कि पहले हमें फ़र्क मालूम हो जाए कि करियर एडवाइस क्या होती है, करियर काउंसलिंग क्या होती है और करियर गाइडेंस क्या होती है। यानी कि ये तीन डिफरेंट चीजें हैं। जी बिल्कुल, तीन डिफरेंट चीजें और ये तीन डिफरेंट स्टेजेस भी हैं। अच्छा, तो इनमें क्या डिफरेंस है काउंसलिंग, गाइडेंस और एडवाइस में? एडवाइस, तो इन तीनों में क्या फर्क है? देखें, एडवाइस तो एक ऐसी है बिल्कुल इस तरह से कि जब कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस होना शुरू हो जाए और उस प्रॉब्लम का जब आप हल तलाश करने की सूरत में जब निकलते हैं तो उस वक्त उस प्राइमरीली सिचुएशन को हल करने के लिए जो भी आप इकदाम कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं एडवाइस ले लें। जैसे अगर खुदा न खास्ता हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे सर में दर्द हो रहा है या हमारे पेट में दर्द है, तो हम लोग उससे एडवाइस एक तरह से लेने जाते हैं। तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन है जो डॉक्टर लिख के देता है, हमें नुस्खा जिसको हम कहते हैं,
वो बेसिकली एडवाइस होती है जो उस मसले का उस वक्त का वो हल निकाल रही होती है। लेकिन वो टेम्परेरी हल होता है, टेम्परेरी होता है, क्योंकि समथिंग हैज हैपेंड और आप उस सिचुएशन का मतलब ये होता है कि उसी वक्त कोई चीज अब सामने आना शुरू हो गई है कि बच्चा फेल हो गया मिसाल के तौर पर, अब फर्दर हमने क्या करना, तो वो एडवाइस ही दी जा सकती है। बिल्कुल। तो उससे पहले एक इवैल्यूएशन प्रोसेस हुआ था, तो वो क्यों नहीं किया जा सका। बिल्कुल। तो एडवाइस के बाद दूसरी चीज होती है गाइडेंस। अब गाइडेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी शख्स को किसी मकसद के लिए या उसके कोई गोल को अचीव करने के लिए जो आप उसको इन्फॉर्मेशंस दे रहे होते हैं, यानी कि टारगेट अचीव करने के लिए जो आप उसको इन्फॉर्मेशंस दे रहे होते हैं, उसमें जो आसानियां उसके लिए आप पैदा कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं गाइडेंस। ठीक। कि उसने अपना एक गोल देख लिया, उसने एक टारगेट देख लिया, मेरा मकसद है इंजीनियर बनना, मेरा मकसद है पायलट बनना, मेरा मकसद है डॉक्टर बनना। अब उसने अगर ये देख लिया है, चाहे अपनी फैमिली मेंबर से सोच के देख लिया है या खुद से उसने अपना जहन बना लिया है, तो अब उसके लिए जो जो रास्ते, जो जो सड़क वहां तक जा रही है, उस पे जो आप गाइड कर रहे होते हैं, जो आप बता रहे होते हैं, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यहाँ एडमिशन लेना है, बिल्कुल समझ ले, आप एक ट्रैफिकिंग का काम कर रहे हैं कि इस तरह से जाएंगे तो आप आसानी से जाएंगे, अगर यूं जाएंगे तो बहुत लंबा टर्न लेना पड़ेगा, तो वो कहलाती है गाइडेंस। ठीक है। तीसरी चीज जो आपने कहा काउंसलिंग का, काउंसलिंग असल में होनी काउंसलिंग ही चाहिए। हमारे पाकिस्तान में अब इसका रुझान थोड़ा सा बड़ा है और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत अच्छा मौका है कि ये क्लियर कर दें कि अब आहिस्ता आहिस्ता अब ये शुरू हो रहा है, स्कूल की हद से भी, कॉलेजेस में भी, इवन यूनिवर्सिटीज में भी शुरू हो गया कि हम काउंसलिंग करें। अच्छा, पहले तो ये होता था कि कुछ साल पहले तक माँ बाप खुद ही बच्चों की काउंसलिंग कर देते थे। मिसाल के तौर पे कोई माँ या बाप डॉक्टर है तो वो खुद ही टैकल लेगा, बिल्कुल बच्चा डॉक्टर बनेगा। अब वो बेचारे का इंटरेस्ट ही नहीं है, वो क्रिकेटर बनना चाह रहे लेकिन वो गरीब क्या करे। इसको मैं यूं कहूंगा कि वो आजकल तो मसला ये है, पहले मैं अगर काउंसलिंग को बता दूं फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए, काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें किसी शख्स को उसकी एक्सप्लोरेशन की जाती है कि क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल हैं, ये एक प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन है, कुछ चीज के तलाश में आप निकलते हैं। दूसरा होता है कि आप उस चीज के लिए एग्जामिन करें कि आप उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं पूरा उतरते। तीसरी चीज होती है क्लैरिफाई, कि आपको कोई स्टैंप लगा दे कि हाँ ठीक है अब आप ये कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काउंसलिंग ज्यादा बेहतर है कि पहले आप काउंसलिंग करवाएं किसी की, बिल्कुल काउंसलिंग होनी चाहिए। एजाज बेग साहब हमारे पास एक कॉलर हैं, मैं माजरत चाहती हूँ कि इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आपकी बात को हम कंटिन्यू करते हैं उनसे बात करने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इरफान बोल रहा हूँ जी। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। मैं इनफैक्ट ये आपका प्रोग्राम देख रहा था, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एंड मैकेनिकल इंजीनियर एज वेल। अच्छा जी, माशाल्लाह। और मुझे 2 साल हो गए रिटायर हुए। अच्छा। जॉब की जो कंडीशन है वो आपको पता है इस मुल्क में इस वक्त, तो आई वुड लाइक टू हैव एडवाइस। जरूर जरूर पूछिए एजाज बेग साहब, आपकी बात सुन रहे हैं। मैं उनसे एडवाइस लेना चाहता हूँ कि अभी क्या किया जाए इस स्टेज में। मतलब आई एम 45 ईयर्स, जॉब नहीं है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है आपने। हेलो जी इरफान भाई। हेलो जी बताइए बताइए। तो मैं उनसे यही एडवाइस चाहता हूँ कि अभी क्या किया जाए। मतलब मैं मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ, 20 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस भी है। जी इरफान साहब, मैंने आपका सवाल सुन लिया माशाल्लाह से। आप एक स्टेज जो है वो आप पास कर चुके हैं अपना। हाँ, मतलब एक लाइफ का एक स्टेज है जिसमें आप ऑलरेडी एक करियर जो है वो आप अपना पास आउट कर चुके हैं, उसमें आप सक्सेस यानी कामयाबी हासिल कर चुके हैं और माशाल्लाह आपके पास एक फर्दर स्किल मौजूद है, आपके पास एक ऐसी सलाहियत मौजूद है कि आप इसको फर्दर इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि कहाँ इस्तेमाल किया जाए। ये कहलाती है काउंसलिंग की 3rd स्टेज होती है, तीसरी स्टेज होती है, जिसके अंदर हमने ये देखना होता है कि आपकी जो सलाहियत है आपकी एज के हिसाब से और जिस फील्ड में, देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है जिसको हम कहते हैं माशाल्लाह मदर ऑफ इन्वेंशंस होती है, मदर ऑफ इंजीनियरिंग कहलाती है और इसका तकरीबन डायरेक्टली 3 डिफरेंट फील्ड के साथ इसका ताल्लुक होता है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है किसी हैवी मशीनरी, हैवी अर्थ इक्विपमेंट के साथ की हुई है तो उसके लिए आपके हमारे पास कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहां पे आप जा सकते हैं जो कि अर्थ मूविंग इक्विपमेंट पाकिस्तान में अब आना भी शुरू हो गए हैं और उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स की जो है वो ज़्यादातर जो है एज अ कंसल्टेंट हायरिंग हो रही है, ना खाली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बल्कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी चाहिए जिन्होंने अपना एक अच्छा खासा टाइम इसमें पास किया हुआ है। तो ऐसे लोगों को एज अ कंसल्टेंट हायर करने के लिए अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखें तो उसमें लिखा ये होता है कि कम से कम जो है 10 से 15 साल का तजर्बा चाहिए। अब वो चाहे इरेक्शन की फील्ड हो, चाहे वो फैब्रिकेशन की फील्ड हो, चाहे वो माइनिंग की फील्ड हो, इन सब मैं
हेलो जी जी बोले। मैं इसमें ऐड कर दूं जी, हमारा जो आर्मी का एक्सपीरियंस होता है वो है रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट। जी जी, तो असल में फॉर एग्जांपल व्हीकल्स हैं डिफरेंट टाइप की, हमारा ये कोई कंस्ट्रक्शन का या बिल्डिंग का वो है, सच एक्सपीरियंस नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। असल में मैं वही बात कर रहा था, बड़े बड़े फ्लीट्स है नहीं, मतलब जिस तरह मिसाल के तौर पे एक डाइवो है, अब डाइवो जो है वो या कोई इस तरह की और कोई कंपनी है तो वो है वो, और इतना कोई ऐसा वो उस साइड पे या रिपेयर वाली, मतलब मुझे 2 साल हो गए ये जॉब्स के लिए अप्लाई करते हुए, इवन पाकिस्तान से बाहर भी, उसमें वो मतलब ये जो डिफरेंट जॉब वाले होते हैं उसमें मतलब वो कोई वो पहले कि जी आप इतने डॉलर जमा करा दें, ये कर दें, फिर हम आपकी सीवी हाईलाइट कर देंगे, दैट इज ऑल फ्रॉड। जी इरफान साहब, मैं इसमें ऐड कर दूं, असल में मैं कंपनीज के नाम तो नहीं ले सकूंगा, लेकिन ये है कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। 4 ऐसी कंपनीज हैं जो कि अर्थ मूविंग इक्विपमेंट पे काम कर रही हैं पाकिस्तान में, और इनमें से 2 ऐसी कंपनीज हैं जिनको इस वक्त भी मैकेनिकल इंजीनियर्स जिनकी अच्छी खासी मतलब एक्सपीरियंस उनको चाहिए 12 से 13 साल का, और आपका तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस इतना है। इरफान साहब की लाइन ड्रॉप हो चुकी है और एजाज बेग साहब, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो एक तो ये कि पहले जो हम बात कर रहे थे कि सबसे नंबर 1 स्टेज होता है काउंसलिंग का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन करियर के क्या काउंसलिंग चाहिए। उसके बाद फिर हम इरफान साहब की बात को भी कंटिन्यू करेंगे कि आप कह रहे थे कि आप इरफान साहब आपसे रब्ता करना चाहें तो कोई साइट है उसके जरिए कर सकते हैं, तो वो भी आप बताइएगा। लेकिन यहाँ पर ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और प्रोग्राम में हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे इरफान साहब से, और इरफान साहब को आप कोई साइट बताना चाहते जो कि उनके लिए हेल्पफुल होगी। जी इरफान साहब, जी वो लाइन पर नहीं है, ड्रॉप हो चुकी है, तो अब जी इरफान साहब अगर आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो वेबसाइट है accept.com, आप ले सकते हैं, उस पर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एनी टाइम अगर आप एडवाइस लेना चाहें तो मैं उस पर अवेलेबल हूँ, या फिर cometeducation.com पे आप जा सकते हैं, cometeducation.com पे आपको एनी टाइम जब भी आपको किसी किस्म की एडवाइस चाहिए, या अगर आपको इस फील्ड से मुतालिक कोई अगर किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए तो हम उस पर अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी, बल्कि हम ये वक्तन फवक्तन दोहराते भी रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपसे हमारा आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मिस हो जाता है तो कल दोपहर 12 से 1 के दरमियान प्रोग्राम रिपीट होगा। इसके अलावा आप 1-8 दिन के वक्फे से देखेंगे ना तो यूट्यूब पे भी डाउनलोड हो चुका होगा, तो आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और इससे आप अपनी लिहाज से जो भी चीज़ निकालना चाहें, साइट का एड्रेस या फिर एजाज बेग साहब के हवाले से कोई बात जानना चाहें तो वो आप जा सकते हैं और जाकर साइट निकाल के और इनसे रब्ता कर सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फिर वही काउंसलिंग वाली के पहला स्टेज काउंसलिंग कहा जाता है। जी तज़ीन, मैं बात कर रहा था कि काउंसलिंग जो है बेसिकली 3 स्टेजेस के ऊपर होती है कि सही तौर पे अगर देखा जाए कि किस उम्र से जो है वो काउंसलिंग होनी चाहिए या किस जमात से तालिब इल्म को काउंसिल करना चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड भी यही है, और हम अब यहाँ पाकिस्तान में भी ये कर रहे हैं कि क्लास 8 से यानी 8वीं जमात से जो है किसी भी तालिब इल्म को जो है वो काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और उसको 8वीं जमात से ही काउंसलिंग करवानी चाहिए भी। और मैं तो बल्कि तमाम स्कूल्स को कहूँगा और तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कि वो क्लास 8 से जो है अपने पास काउंसलिंग का कुछ ऐसा प्रोग्राम रखें, क्योंकि क्लास 8 कह लें या एक तालिब इल्म की उम्र 13 से 14 साल जब होती है तो इस ड्यूरिंग दिस टाइम जो है उसको आगे फील्ड की चॉइस करनी पड़ती है। उसके बाद वो जा रहा होता है क्लास 9 में, जी वो असल में सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट पे चला जाता है। क्लास 8 में तो उसको एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस भी है उसमें, इस्लामियात भी है पाकिस्तान, और हर बच्चे ने एक ही पढ़ना है। तो उसके बाद उसको क्लास 9 में आके सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट करनी है कि मैंने जो है वो साइंस चॉइस करनी है या बिजनेस में जाना है, या मुझे कॉमर्स की फील्ड में जाना है, या मुझे जो है वो कंप्यूटर फील्ड में जाना है, या मेडिकल की फील्ड में जाना है। तो क्लास 9th में उसको एडमिशन लेने से पहले अपनी काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए कि मैं किस फील्ड के हिसाब से फिट हूँ। तो उस बच्चे को एक तो क्लास, ये स्टेज 1 कहलाती है जिसमें आप काउंसलिंग करते हैं। अच्छा, एक चीज ये होती है कि माँ बाप ये तय कर लेते हैं, खास कर ये क्लास के बच्चों के, कि उनके मैथमेटिक्स में नंबर ज्यादा आए हैं तो वो कहते हैं अच्छा जी ठीक है ये फील्ड कर लें। अच्छा जी, उनके साइंस में नंबर ज्यादा आए तो वो ये
तय कर लेते हैं माँ बाप अपनी शायद ना समझी या कम इल्मी की बुनियाद पर कि इस सब्जेक्ट में नंबर इसके ज्यादा हैं तो ये इसी में ही कमाल हासिल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने। असल में क्लास 9th में जब वो आ रहा होता है तो उसका 8th का रिजल्ट सामने देखते हुए जो है कुछ या तो टीचर्स डिसाइड करवा रहे होते हैं या पेरेंट्स कहते हैं चलें ठीक है इसमें ज्यादा बेहतर चल रहा है तो हम दिलवा देते हैं, कॉमर्स दे दें। अगर उसकी पिछली वजूहत पे चले जाएं, हो सकता है वो साइंस में ज्यादा बेहतर था या मैथ्स की जगह पर जो है वो कंप्यूटर में ज्यादा बेहतर आ रहा था, लेकिन हो सकता है कि उसके उस वक्त फिलहाल मार्क्स कम आए लेकिन वो शायद उसके लिए फील्ड्स वही बेहतर थी वो वाली। तो इसके लिए कुछ करियर टेस्टिंग सिस्टम होते हैं कि हम लोग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू चलते हैं कि उस वक्त एक बच्चे को हम करियर टेस्ट दे देते हैं। अच्छा। उस टेस्ट से एक्चुअली पता चल जाता है स्टेज 1 पे कि इसके अंदर का अगर मैं आपका टेस्ट दे रहा हूं तो मुझे उस टेस्ट के बाद अंदाजा हो जाएगा कि अंदर की तज़ीन जो है बेसिकली वो क्या बनना चाह रही थी। अरे जबरदस्त, तो फिर आप फौरन ले ले मेरा टेस्ट। बिल्कुल। तो आपने तो माशाल्लाह महसूस किया हुआ एक ऐसी फील्ड में कि अब लोगों को अब रुझान होना शुरू हो गया कि हमने क्या करना है इसमें फील्ड में, तो वो एक अंदर का तालिब इल्म सामने आ जाता है उस पेपर के ऊपर कि मैंने क्या करना है। जब वो 9th में अपने सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट सही कर लेता है तो उसकी एक्चुअली गाइडलाइंस की फर्स्ट स्टेज जो है वो सामने आना शुरू हो जाती है। हम कॉल ले लेते हैं और आपने जैसे ही थोड़ा सा पॉज लिया तो मैंने फौरन जी बिल्कुल कॉल लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई, देखिए जरा मुझे लग रहा है कि लोग आपको सुनना ज्यादा चाह रहे हैं, जज्बात में कॉल तो कर रहे हैं। जी आप तो हम बात कर रहे थे कि जब वो क्लास 9th में जब अपने सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कर लेता है, अब उसके बाद जरूरी नहीं है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करे कि मैंने ले तो लिया मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। अब जब पढ़ा नहीं जा रहा तो उसकी तरफ अब सामने दो चीजें, एक तो जो उसके दोस्त अहबाब जो थे उनके हिसाब से उसने पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन पेरेंट्स ने कहा था कि ठीक है तुमने सब्जेक्ट ले लिया तो अब ये पढ़ो। या जैसे आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि अगर फादर जो है उसके जो वालिद है वो डॉक्टर हैं या मदर डॉक्टर हैं, ये जो भी एक प्रोफेशन के अंदर वो कहते हैं इसी फील्ड में चले जाओ, लेकिन वो देखते हुए कम से कम इस चीज का ख्याल रखें कि जिस वक्त उन्होंने वो जो मेडिकल साइंसेस पढ़ ली और या उन्होंने जब इंजीनियरिंग कर ली थी, उस वक्त जो इन्वायरमेंट था, जो इकोनॉमी थी, उसका क्या रेट चल रहा था, उस वक्त क्या डेवलपमेंट थी और इस वक्त आने वाले अगले 10 सालों में अब क्या होगा। बिल्कुल। तो इसलिए और अब बच्चों के पास चॉइस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपने बस सिर्फ हम लोगों ने यही नाम सुन रखे हैं कि जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या MBBS कर लो। अब सिर्फ मेडिसिन की फील्ड में जो है वो तकरीबन कोई 9 फील्ड्स आ चुकी हैं। सिर्फ डॉक्टर का मतलब MBBS ही नहीं करना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और इसी तरह से इंजीनियरिंग में भी जो है तकरीबन मोर देन 12 फील्ड्स आ गई हैं। पहले सिर्फ 7 या 8 होती थी। इसी तरह से जब हम कहते हैं जी MBA कर लेंगे तो नंबर ऑफ फील्ड्स बढ़ गई हैं, 17 फील्ड्स हो गई हैं मार्केट के अंदर। पहले तो बस ये था ना कि अच्छा MBA किया है, क्या मार्केटिंग में MBA कर दिया, वो बहुत बड़ी तोप चीज मानी जाती थी। और ये वर्ड इतना ज्यादा यूज हो चुका है कि मार्केटिंग, हालांकि उसका जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल कहीं पीछे रह चुका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जाज़बेक साहब, क्योंकि चंद साल पहले जिससे भी पूछो मार्केटिंग में MBA, बस वो एक ऐसा रुझान, एक ऐसा ट्रेंड चलता है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जब वो जिस जगह से वो स्टार्ट हुआ था वो उन्होंने अपनी इकोनॉमी के लिए स्टार्ट किया था और हमारी इकोनॉमी तक पहुंचते पहुंचते वो अनमैच्ड होना शुरू रहता है। जैसे आपको याद होगा कुछ अर्से पहले IT की फील्ड में एकदम बूम आ गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एकदम से फिर उसके अंदर स्लम्प आना शुरू हुआ था। तो अब फिर दोबारा से IT जो है फ्लरिश कर रही है मार्केट के अंदर। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम किस वक्त किसको क्या गाइडलाइंस दें, क्या गाइडलाइन होना ये चाहिए। अब सूरत हाल तो ये है तजीन कि अंधा अंधे को गाइड कर रहा है। बिल्कुल, आप ये जो अंधा अंधे को गाइड कर रहे हैं तो इस पे हम बात करते हैं ब्रेक से आने के बाद। फिर वक्त जो आंखों वाले हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो उनके लिए एक छोटा सा ब्रेक, और प्रोग्राम में टी टाइम मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि अंधा अंधे को गाइड कर रहा है। तो आप जाज़बेक साहब जो आपने ये गुफ्तगू की और ये एक कहते हैं ना कि वो इस्तेमाल किया मुहावरा, तो इसको जरा जी बिल्कुल, ये मुहावरा अंधे को अंधे को। अच्छा हमारे साथ एक कॉलर है, तो अगर आप इजाजत दें पहले हम उनसे बात कर लें, फिर आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं मदिया बात कर रही हूँ कराची से। फरिया आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा ये बताइए कि प्रोग्राम देख रही हैं, क्या जानना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं जाज़बेक साहब से? कुछ देर पहले तो तीसरी थी, अब लाइट चली गई है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, दरअसल ये मेरे साथ जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ जितनी भी फ्रेंड्स थी मेरी, हम सबकी यही प्रॉब्लम है कि हम सब ने मास्टर्स किया है फिजियोलॉजी में। अच्छा फिजियोलॉजी में, ठीक है जी। और अब हम सब लोगों को ही प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इस फील्ड की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा कम है।
अच्छा। इसके अलावा हम सभी विलिंग हैं कि अपनी एजुकेशन को भी मजीद आगे जो है ना एक्सटेंड करें, मजीद आगे एजुकेशन अपनी करें। तो मुझे उसमें ये पूछना है कि हम लोग को अब मजीद आगे क्या करना चाहिए कि हमारी इस डिग्री की वैल्यू हो जाए कुछ। ठीक है, थैंक यू फरिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द शो। एक तो ये कि सबसे पहले आप एक दफा फिर वो साइट्स बता दीजिए जो एक तो आपसे अगर कांटेक्ट करना हो फरिया को, या हमारे जितने भी कॉलर्स हैं उनको आपसे कांटेक्ट करना हो, तो एक दफा फिर अपनी साइट बताइए। जी फरिया, मैंने आपका सवाल सुन लिया है। अगर आप फर्दर डिटेल्स में जाना चाहें तो पहले मैं वेबसाइट बता देता हूँ। ये है cometeducation.com, COMIT से बनता है सेंटर ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके आगे लिखें education.com। यहाँ आपको ऑल द टाइम डिफरेंट एडवाइसेस मिलती रहेंगी और इंडिविजुअल अटेंशन भी आपको इस पर मिलेंगी। बाकी आपका सवाल ये था कि अब आप इस वक्त जो फरिया हैं वो स्टेज 3 के ऊपर हैं, क्योंकि इसमें जो काउंसलिंग है बेसिकली प्रोफेशनल स्टडीज कर चुकी हैं। ठीक। अब अगर मैं इनसे पूछूंगा किसने कहा तो वो बात ये आएगी कि जी मेरी तमाम दोस्तों ने ये डिसाइड किया था, हम इसमें चले जाएंगे। एक बात तो ये हो सकती है इन फरिया की। दूसरी बात ये हो सकती है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और यहाँ पे बोर्ड में ही मसला है कि जब परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन होते हैं, बिल्कुल, और लड़कियां हालांकि अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू परसेंटेज पढ़ाई में थोड़ी सी बेहतर है। ये पहली बात तो समटाइम्स जब मैं प्रैक्टिकल में नहीं था तो मुझे नहीं इस बात को एक्सेप्टेंस होता था बीइंग अ मैन कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। लेकिन ये है कि उसमें एक ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फैक्टर जो है वो अमल दखल होता है कि परसेंटेज जब कम आ रही होती है और फिर भी ये लोग चाहते हैं, बच्चे जो हैं, बच्चियां हैं, ये चाहती हैं कि हमारा कहीं एडमिशन हो जाए तो किसी प्रोफेशनल किसी भी इदारे में हो जाए, कब जब कराची यूनिवर्सिटी में हो जाए या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ हम लिंक अप हो जाएं कि पता चले कि हमने जो है अगर हम डॉक्टर या इंजीनियर्स नहीं बन सके तो कम से कम कोई एक ऐसी डिग्री ज़रूर ले लें जिसमें हम आगे जाके कुछ कर सकते हैं। अब ये फिजियोलॉजी की जो इन्होंने फील्ड ली थी, फिजियोलॉजी जो है, ये बात ठीक है पाकिस्तान में इन चीज़ों की एब्जॉर्प्शन कम है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे बीमारियों पर रिसर्च हो रही है और जैसे जैसे इससे कुछ अर्से पहले हमने डेंगू के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था और हॉस्पिटल्स में कभी इस किस्म की जो है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट के लोग नहीं थे, लेकिन अब ग्रेजुअली इन चीज़ की एब्जॉर्प्शन हो रही है। हॉस्पिटल का मैं नाम तो नहीं लेता, लेकिन उस हॉस्पिटल में अभी भी बहुत सारे हमारी ऐसी स्टूडेंट्स को नहीं मालूम कि वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे फिजियोलॉजी की जो है वो एक बाकायदा टीचिंग की जो फैकल्टी वो भी अवेलेबल है। अगर वो ज्वाइन करना चाहें वहाँ ज्वाइन कर सकती हैं, साथ साथ अपनी इसकी स्टडी को बढ़ा भी सकती हैं, मतलब इसमें ये एमफिल कर सकती हैं इसमें। अच्छा, लेकिन फिजियोलॉजी की जो फील्ड है ये पाकिस्तान में इसमें एब्जॉर्प्शन वाकई थोड़ी सी कम है। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी इस फील्ड के साथ रिलेटेड जो दूसरी फील्ड्स हैं उसमें ये फर्दर मास्टर्स करने के बाद अपनी वैल्यू एडेड कर सकती हैं। अच्छा, मसलन वो कौन सी फील्ड होंगी? असल में फिजियोलॉजी से जो कंसर्न फील्ड है वो सारी मेडिसिन से रिलेटेड हैं और कुछ फार्माकोलॉजी की फील्ड जो है उसके साथ कंसर्न होगी, जिसके साथ ये कंबाइन कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि इन्होंने किस स्टेज पे उसको किया था, कितने ईयर पहले किया था। तो अगर ये उस वेबसाइट पर आ जाए और वहां पे इनकी इंडिविजुअल अटेंशन इस पूरे ग्रुप की जा सकती है और इनको गाइड किया जा सकता है। जी, cometeducation.com फरिया, ये वो साइट है cometeducation.com जिस पर आप जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकती हैं। और आपका जो ये मसला है ना, ये कोई मुझे इतना बड़ा मसला नहीं लग रहा। इजाज बेग साहब ने जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है उससे मुझे ये बहुत बड़ा मसला नहीं लग रहा, ये बहुत छोटा सा है। बस ये है कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है कि आपको अभी इस स्टेज पे काउंसलिंग चाहिए कि भाई किस जगह अप्लाई करना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल, है ना? या गाइडेंस चाहिए कि गाइडेंस आपको असल में इस वक्त इनको जो है वो मैं तो नहीं समझता कि इनको इस वक्त काउंसलिंग की जरूरत है, गाइडलाइन की जरूरत है। बिल्कुल, यानी कि आपने वो सेकंड वर्ड मेरा जो है वो ग्रैब कर लिया था मैंने। तो वो इजाज बेग साहब, बेहतर ये होगा कि cometeducation.com पे जितने भी लोग सुन रहे हैं वो जाएं और जाने के बाद उस पर हम, और ये स्ट्रिप भी चल रही होगी cometeducation.com की हमारे, यानी कि आप जब देखेंगे अपना टेलीविजन स्क्रीन तो उस पे cometeducation.com अभी भी चल रही है। तो ये आप फौरन नोट कर लीजिए अपने मोबाइल में या कहीं लिख लीजिए या याद कर लीजिए और फिर इस साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए और फिर आप इजाज बेग साहब से मशवरा ले लीजिए। और होपफुली कि जैसे कि आपने कहा बहुत से हॉस्पिटल्स में जरूरत है इस वक्त फिजियोथेरेपिस्ट की, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, डिसअपॉइंट होने की या दिल हारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत के आगे भी सब कुछ बेहतर ही होगा। मैं एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दिस इज मोहम्मद अहमद, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ और बेसिकली आई एम डूइंग जॉब इन एचआर इंडस्ट्री। आई वाज वेरी अप्रिशिएटेड करके बेसिकली मैं इसी लाइन से वर्क कर रहा था क्योंकि आई एम आल्सो डूइंग एचआर। मेरा यही फोकस था कि हमारे यहाँ ये चीज एक काउंसलिंग की बात की थी जैसा साहब ने, और इसमें चीज थोड़ी सी ऐड भी करना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू अस या मेरे नजदीक ये चीज है कि हम जब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देते हैं तो इनफैक्ट मैं भी इसका एक टारगेट था, बट एटलीस्ट गॉड
कि हम तो उस वक्त जो है हम लोगों का ये होता है कि क्राइटेरिया डिफाइंड होता है कि अगर आप इसमें नहीं फॉल करोगे तो इसमें फॉल कर जाओगे। तो आई थिंक इससे भी कुछ वर्क होना चाहिए, एक मॉडल डेवलप होना चाहिए जिसमें इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज का एक क्राइटेरिया हो, जिसमें एक डिमांड और सप्लाई का एक बैलेंस हो, और ये सारी चीजें हैं कि जैसे भी बता रहे थे। और उसमें यूनिवर्सिटी लेवल पे क्राइटेरिया टू नॉट बी क्वांटिटेटिव, उसमें बकायदा एक टेस्ट इस तरह का नहीं बोलो जिसमें उनके इंटरेस्ट आइडेंटिफाई हो के उस बेस पे उनको दिया जाए। तो ये अब सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब रिसेंटली हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए देखा कि MBA ग्रेजुएट्स या मास्टर ग्रेजुएट्स दे आर पेइंग इन थाउजेंड फॉर जॉब्स, जस्ट बिकॉज द रीजन कि उनको अपना वो एक जो कैपेसिटी नहीं एनालाइज हो पाती। और इस चीज में आई थिंक देयर शुड बी अ वर्किंग, और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। जी मैं आपकी बात समझ सका हूँ, वो आप शायद HR के अंदर कंसर्न है यूनिवर्सिटी से, और आपकी एक बात बहुत अच्छी बात की आपने, और इत्तेफाक की बात है कि इस पे मेरे जो अपने प्रोफेसर हैं डॉक्टर सगीर अहमद बेग नाम है उनका, बेग कम ही लगाते हैं नाम के साथ वो भी, तो उन्होंने PhD किया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में USA से, एंड ही हैज़ डन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही रोट मोर देन 7 बुक्स। और इत्तेफाक की बात है कि अहमद वो आपके वहीं लाहौर में है, उनकी वेबसाइट को अगर आप नोट करना चाहें, उनके इदारे का नाम है लाइट, LITE, लाइट फॉर न्यूमेरिक वर्ड है 4 जिसको हम कहते हैं, lightforall.com.pk। जी, ये हैं डॉक्टर सगीर अहमद, जो कि मेरे भी बेसिकली वो उस्ताद हैं, मेरे टीचर हैं, इनके साथ मैं एज ए एसोसिएट ट्रेनर हूँ। वो इस वक्त टैप के ट्रेनर एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने अभी 2 साल पहले जो है LITE लाइट और 1 2 3 4 वाला 4 न्यूमेरिक 4 ऑल ALL.com.pk एग्जैक्टली। तो वहां पे उन्होंने एक काम किया है हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलकर, और उन्होंने जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे मिलने के बाद इस चीज पे बाकायदा काम किया है कि जॉब में बेसिकली आप क्या देखते हैं किसी भी एक आने वाले ग्रेजुएट के अंदर। यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि एक ब्रेक ले लेते हैं। जी बिल्कुल। तो आपकी बात हम कंटिन्यू करेंगे, घर से बातें तो बहुत सारी होती चली जा रही है मेरे पास जमा लेकिन क्या करें कि हमारे कॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीन हुमा। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम मोहम्मद अहमद से बात कर रहे थे, HR में इस वक्त वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन मैं तमाम व्यूअर से, तमाम कॉलर से ये बात कहना चाहती हूँ कि जब आप कॉल करते हैं और या प्रोग्राम देख रहे हैं और कोई सवाल होता है और उसका जवाब एजाज बेग साहब देते हैं, तो हो सकता है कि आप उस जवाब से सेटिस्फाइड ना हो पाते हो, उससे मजीद सवालात आपके जहन में आ जाते हो और उनके जवाबात आप खुद से तलाश करना शुरू कर देते हो। तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि cometeducation.com ये वो साइट है जिस पर एजाज बेग साहब 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। इस पर आप अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए और जाकर एजाज बेग साहब से यानी कि पर्सनल अटेंशन भी आपको मिलेगी, और उस पर आप तफसीलात जितने भी सवालात हैं या जितनी भी काउंसलिंग गाइडेंस आपको चाहिए वो सारी की सारी आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। cometeducation.com ये वो साइट है। अब एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं तसीन कि इस पे जो आप कह रही हैं इस पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इस पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। अच्छा। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपका कोई क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेरी होगी वो डायरेक्टली मुझ तक पहुंच जाएगी, तो उससे मुतालिक जो भी एडवाइस होगी, अगर चाहे वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई तो भी, और अगर कोई दूर से है तो स्काइप के थ्रू कर सकता हूँ, वरना ये हो सकता है कि मैं उनको कॉल करके इंडिविजुअल भी मिल सकता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है, यानी कि ये रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, उससे बहुत से लोगों को फायदा हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि मुझे भी मैंने 3 फील्ड्स चेंज की अब तक। अच्छा। मैं पहले इंजीनियरिंग साइड पे पहले काम करता रहा, फिर मैंने अपने आप को जो है वो प्योर साइंस में अपने आप को लेकर गया, और फिर मैंने आखिर में जैसे आपने कहा कि जब सब एक ही डगर पे चले, मास्टर्स कर लें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मैंने भी कर लिया और एग्जैक्टली वही वर्ड में कि मार्केटिंग में कर लिया। ये जो मैं डॉक्टर सगीर अहमद साहब की बात कर रहा हूँ, इनसे मिलने के बाद
इनकी गाइडलाइंस के बाद पता चला कि एक्चुअली जो अंदर का एजाज है बेसिकली वो एक या तो ट्रेनर हो सकता है या वो एक एजुकेशनिस्ट हो सकता है। तो जब मैं इस फील्ड को अडॉप्ट कर लिया और फॉर द लास्ट 10 years आई एम ऑल इन ऑल विद दिस फील्ड, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस। तो अब मुझे फिर ये ख्याल आया कि क्यों ना बाकी जो इस वक्त जो है वो एक चौराहे पे खड़े हुए ये देख रहे हैं कि ये रोड कहाँ जाएगी और ये कितनी दूर तक जाएगी, तो उनको क्यों ना जो है गाइड कर दिया जाए। अच्छा, अभी जैसे ये मई का मंथ चल रहा है, इसमें कुछ बच्चों के एग्जाम हो गए मैट्रिक, जी बिल्कुल, कुछ के होने वाले हैं, जी मैट्रिक एग्जाम हो चुके हैं, इंटर के एग्जाम देने हैं अभी। तो अब ये बताइए कि जिन लोगों ने मैट्रिक के एग्जाम दे दिए हैं, उन्होंने साइंस ले ली, कॉमर्स ले ली, आर्ट्स, जो भी व्हाटसोएवर जिस साइड पे भी वो चले गए, जो भी सब्जेक्ट उन्होंने ले लिए, ओ लेवल्स ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं हमारे, अब जो इंटर कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड में है मौजूद और उनके भी पेपर्स होने वाले हैं। तो अब आप ये बताइए कि उन लोगों को क्या करना चाहिए कि अब उन्होंने वंस वो तो चले गए जी, साइंस पढ़ ली, कॉमर्स पढ़ ली, लेकिन वो उनका सब्जेक्ट नहीं है। आपने तमाम वो तालिब इल्म जो इस वक्त देख रहे होंगे, जो पेरेंट्स देख रहे होंगे, उनके दिल की बात आपने उठा के इस वक्त स्टेज पे लेकर आ गई। बिल्कुल ही बात ठीक है। मैट्रिक के एग्जाम्स तकरीबन हो चुके हैं, एक आध पेपर शायद उनका 8 मई को होने वाला है जो पीछे कहीं रह गया था। और जो इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त जाके आप एग्जाम देंगे अपने मई जून के अंदर। जो मैट्रिक वाले हैं बेसिकली वो स्टेज 2 पर होंगे कि उन्होंने अगर वो साइंस ले ली है तो अब जाके उनको अंदाजा हुआ कि बेसिकली साइंस जो है वो उनके लिए मुश्किल है, ये आसान थी, ये आगे जाके उन्होंने क्या करना है, उनके लिए मैथ्स मुश्किल हो गया। तो अब वो आगे कॉमर्स फील्ड यानी बिजनेस फील्ड में जाना चाहेंगे या कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहेंगे, जिसको हम IT फील्ड भी कह रहे होते हैं, या फिर वो मेडिसिन की फील्ड में जाएंगे। दूसरी रही बात कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट वो 3rd स्टेज के ऊपर है इस वक्त कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट के एग्जाम देंगे, उसके बाद उनके सामने 2 ऑब्स्टिकल और हैं कि उन्होंने किसी भी इंजीनियरिंग या मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है, जो कि 2 ही ऑप्शन सबके पास होते हैं। मैं तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि इस वक्त तकरीबन 17 यानी 17 ऐसी फील्ड्स हैं मार्केट में, और उसमें से कई फील्ड पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जिसमें वो ज़रूरी नहीं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाएँ। देखें, हर साल जो है वो 21,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट में तैयारी में बैठते हैं और यूनिवर्सिटी ने उसमें से सिर्फ 3 या 4 हज़ार लोग एब्जॉर्ब करने हैं। अच्छा, ये जो एप्टीट्यूड वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, जी, तो आप अभी बता दें कि एप्टीट्यूड और थोड़ी देर पहले हम ये डिस्कस करते हैं में क्या डिफरेंस है। असल में हम लोग यहाँ पाकिस्तान में और इस एरिया में इसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की वो तैयारी कर रहा है। देखें, जो बाकी दुनिया में आप जाते हैं जहाँ पे जो इतने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसको एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं कहते, उसको कहते हैं एटीट्यूड टेस्ट। क्यों? एप्टीट्यूड अल्लाह ताला ने हर शख्स में सलाहियत दी है, उसके अंदर सलाहियत मौजूद है। अब आपने उसका एटीट्यूड चेक करना है, वो एटीट्यूड टेस्ट होता है कि उसने इतने अरसे जो अपनी पढ़ाई की, अब इस क्वेश्चन के लिए वो क्या, देखें एटीट्यूड का मतलब होता है रिस्पॉन्स टू अदर्स, कि किसी सिचुएशन में आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तो वो असल में इतने मिनिमम टाइम में जो है एक गिवन टाइम के अंदर उसने उस सवाल का जवाब देना है, तो हम उसको कहते हैं एटीट्यूड टेस्ट। वो देगा और वो टेस्ट देने के बाद वो क्लैरिफिकेशन कर रहा होता है। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, हमारे साथ एक कॉल है। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं मदीहा बोल रही हूँ और मैंने इनसे सर से बात करनी है। जरूर कीजिए। मौके के हिसाब से मुझे चाहिए। जी जरूर बोलिए। ये सर, मैंने आपसे ये बात करनी है कि मैंने आजकल मैं एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, तो जिस यूनिवर्सिटी में मैं IR सब्जेक्ट में कौन सी फील्ड में मुझे जाना चाहिए? आपने अभी क्या किया है मदिया? मदिया, अभी आपने क्या किया है? वालेकुम सलाम। ये मुझे ये आइडिया लेना था कि किस फील्ड में जाना चाहिए, अगर हमारे जो सब्जेक्ट हो ना उससे कंसर्न कौन सी फील्ड होगी जिसमें ज्यादा स्कोप। आप मुझे ये बताएंगी कि आपने इस वक्त करंटली आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या, आपने इंटरमीडिएट किया या ग्रेजुएशन? नहीं, मैंने A लेवल्स किया है। A लेवल्स किया आपने? अच्छा, किस सब्जेक्ट में? हेलो, मैंने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में किया है। अच्छा, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, यानी कि आपने बिजनेस के 3 सब्जेक्ट्स किए हैं। तो देखें, एक सोशल साइंस का और 2 बिजनेस के हैं। एक सोशल साइंस का और 2 बिजनेस के हो गए। बिजनेस का बेसिकली अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स हो गया आपका। जी ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपके अब तो क्योंकि A स्टार और A आना शुरू हो गया। हेलो, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। आप मेरे ख्याल में क्वेश्चन की जो वेटेज है उसके हिसाब से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से जो इस वक्त मैं ये बताना चाहूंगा मलिया को कि अगर इन्होंने A लेवल्स किया है, और इत्तेफाक की बात है, आई एम टीचिंग फॉर द लास्ट 10 years कैम्ब्रिज सिस्टम A लेवल्स एज वेल, ONA लेवल्स को मैं, और मेरा सब्जेक्ट भी यही है जिन्होंने किया था, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। तो इस वक्त अगर ये जाना चाहती हैं, सबसे पहले तो ये है कि ये क्लियर कर लें कि अपना एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, जिसको हम एटीट्यूड टेस्ट कह रहे थे, करियर काउंसलिंग अपनी करवा लें कि ये फर्दर फील्ड में, जैसे इन्होंने कहा कि मैं IR में जाना चाह रही हूँ, अब क्या ये इन्होंने IR खुद से सोच लिया
इंटरनेशनल रिलेशन, या इनकी कोई साथ की दोस्तों ने या इनके फ्रेंड्स ने बोला कि IR ज्यादा बेहतर है, कोई चीज स्टूडेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है कि ये चीज बेहतर लग रही है। अब या तो इनको एज अ हॉबी उसको अडॉप्ट करना है या एज अ प्रोफेशन, ये दो चीजें। अगर तो IR को एज अ प्रोफेशन इन्होंने ज्वाइन करना है तो इसका मतलब ये कि प्रोफेशन का मतलब ये है कि उससे कुछ अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। हॉबी में तो ये तो इन्होंने सुना IR बहुत अच्छी फील्ड है या मीडिया के अंदर जो हर कोई सामने आ रहा है, इस वजह से IR इज मच बेटर, इट इज नॉट नेसेसरी। तो मैं इनको यही कहूंगा कि ये lightforall.com.pk पे चले जाएं या cometeducation.com पर आ जाएं, इनको इंडिविजुअली या इनके ग्रुप के फॉर्म में ज्यादा बेहतर बजा सकता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा है कि जब A लेवल्स के जब स्टूडेंट आते हैं तो इनका ये है कि कितने A's इन्होंने स्कोर किया है या कितने इनके पास B's स्कोर हुए, उसके हिसाब से इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। क्योंकि ये कैम्ब्रिज लोकल सिंडिकेट से आ रहे होते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इनको फिर इनके सामने बैलेंस करवाती हैं कि इनकी ग्रेडिंग हमारे किसके इक्वल है। तो कुछ ऐसा कोटा सिस्टम होता है जिसकी वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, कहीं पर बहुत कम हो रही होती है, कहीं पे A लेवल्स की रिक्वायरमेंट में A ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बट शी कैन ऑप्ट फॉर IR। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इन्होंने खुद से सोच लिया या पहले ये एक करियर टेस्ट के अपनी एनालिसिस करवा लें कि इनके लिए बेहतर है भी या नहीं। ये ना हो 4 साल के बाद वो एक सीढ़ी पे चल रही हैं और चढ़ने के बाद पता चला कि मैं गलत एंड पे चढ़ गई हूँ, तो फिर वो पूरे 4 साल का एक एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, गर्चे वक्त कहते हैं ना पर लगा के उड़ गया, और ये कहना चाहिए कि ये एक प्रोग्राम नाकाफी है, क्योंकि माशाल्लाह से जितनी काबिलियत और जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक प्रोग्राम नाकाफी है। इस तरह के हमें बहुत से प्रोग्राम इन फ्यूचर आपके साथ इंशाल्लाह ताला हम डिज़ाइन करेंगे, और हम करेंगे ताकि हमें हमारे जो अभी जो मौजूदा हमारे जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट सही तौर पर गाइडलाइन लेके और सही सीढ़ी पे चढ़ जाएं, 4 साल बाद उनको नीचे उतरने की जरूरत ना पड़े, ऊपर की तरफ ही जाएं। बिल्कुल इजाज़ बेग साहब, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम, और यकीनी तौर पे मुझे भी काउंसलिंग की जरूरत है, बल्कि गाइडेंस की जरूरत है। अब काउंसलिंग के सेकंड स्टेज पे आ गए, हर वक्त किसी ना किसी गाइडेंस की काउंसलिंग की जरूरत रहती है, तो मैं जरूर आप से चाहूंगी कि मैं गाइडेंस लूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये प्रोग्राम करने के बाद। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत, इज्जत, शौहरत, दौलत सब कुछ अता फरमाए रब्बुल आलमीन। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और आपसे यही कहना चाहेंगे हम कि cometeducation.com ये वो साइट है जिस पर आप जाइए और एजाज बेग साहब से मशवरा लीजिए और अपनी सही सीढ़ी का तयन कीजिए। और सबसे आखिर में हमेशा की तरह यही कहना चाहूंगी कि अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह निगहबान।